हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड अगर हम बात करें कर्ल की, तो हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर किसी एरिया में या फिर किसी सरफेस में अगर वो रोटेट कर रहा हो, है ना, तो अगर हम उसके रोटेशन या फिर अगर हम बात करें उसके सर्कुलेशन की, है ना, तो उस सरफेस में वो कितना सर्कुलेट कर रहा है और उसका जो मैक्सिमम सर्कुलेशन है वो हमें क्या देता है, उस वेक्टर का कर्ल हमें बताता है। अगर हमें किसी वेक्टर का कर्ल हम अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि वह उस सरफेस में कितना सर्कुलेट हो रहा है और उसका जो सर्कुलेशन है वो कितना होगा, उसका मैक्सिमम होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे कि अगर हमने मान लिया कि कोई एक इनक्लोज सरफेस है इस प्रकार से, ठीक है, और इसमें एक वेक्टर फील्ड है, वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। अब देखिए कि अगर ये रोटेट हो रहा है, यूँ मान लीजिए कि ये सर्कुलेट हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम सर्कुलेशन होगा, यानी कि ये जो इनक्लोज सरफेस है ये एक एरिया बना रही है डीएस वेक्टर, ठीक है, एक एरिया बना रही है डीएस, और इस एरिया में इसका जो सर्कुलेशन है, यानी कि जो सर्कुलेशन है उसकी अगर हम बात करें, जो मैक्सिमम सर्कुलेशन होएगा, यानी कि जो मैक्सिमम सर्कुलेशन होगा वो हमें क्या देगा, हमें उस वेक्टर का कर्ल हमें देगा, ठीक है। तो अगर हम किसी लाइन एलिमेंट के लिए सर्कुलेशन को फाइंड आउट करें, तो सर्कुलेशन कैसे होगा, तो अगर हमने माना कि कोई भी डीएल, एक डीएल इज क्लोज्ड पाथ, ठीक है, ये कोई भी क्लोज पाथ है जो कि कैसा है, डीएल है, तो हमें ओ एंड फॉर ए वेक्टर, फॉर ए वेक्टर ए दी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को या फिर हम क्या बोल सकते हैं, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। जो भी हम लाइन इंटीग्रल्स निकालते हैं वो क्या होता है, वो बेसिकली हमें उसका सर्कुलेशन बताता है। तो वो हम क्या बताते हैं कि गामा इक्वल्स टू होता है, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे हम पूरे क्लोज लूप के लिए, है ना, और वो होगा ए डॉट डी एल, ठीक है। तो ए डॉट डी एल वो भी पूरे कंप्लीट लूप के लिए हमें क्या देगा, उस वेक्टर का सर्कुलेशन हमें यहाँ पे देगा। अब अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी कि जो एरिया, जो डी एल एलिमेंट है वो एक सरफेस एरिया को कवर कर रहा है ना, और ये क्या है कि एक पूरा डी एल है, यहाँ से स्टार्ट करके हमने वापस कर दिया, तो डी एल जो क्लोज पाथ है वो एक सरफेस को बना रहा है। अब अगर हम इस सरफेस के साथ हम इसका सर्कुलेशन देखें, तो हमें क्या मिलेगा कि जो कर्ल है, कर्ल ऑफ वेक्टर ए, उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जो वेक्टर का कर्ल होता है वो एक वेक्टर ही होता है ना, और उसकी भी एक ना एक डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन की अभी हम बात करेंगे। लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल है वो कितना आएगा, गामा अपॉन डी एस, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि जो गामा होगा, जो सर्कुलेशन होगा वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। यानी कि ऐसे नहीं होगा कि जो ये सरफेस एरिया है इसमें इतने में ही हमने सर्कुलेशन ले लिया और हम उसका कर्ल फाइंड आउट कर रहे हैं, नहीं, वो जो पूरा क्लोज सरफेस है उसका पूरा मैक्सिमम सर्कुलेशन वहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसका कर्ल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे गामा मैक्सिमम होगा, और डी एस के लिए हम क्या करेंगे, जो ये डी एस एलिमेंट है हम उसको बिल्कुल ही स्मॉल लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक लिमिट लगा दी जो कि क्या होगी, डी एस टेंस टू जीरो, ठीक है। यानी कि जो डी एस एरिया एलिमेंट है वो बिल्कुल ही हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कर्ल फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू रखें, सो द कर्ल ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, लिमिट डी एस टेंस टू ज़ीरो, और गामा मैक्सिमम की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन डी एस था नीचे, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट डी एल, ठीक है, और ये कैसा होगा, ये होगा मैक्सिमम। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या देगा, हमें उस वेक्टर का कर्ल देगा, ठीक है। ये होगी मैग्नीट्यूड की बात। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, तो देखिए कि अगर वो रोटेशन होगा तो रोटेशन करने की वजह से हमें क्या मिलेगी, उसकी एक डायरेक्शन मिलेगी, और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेफिनेशन की, कर्ल की डेफिनेशन की, तो कर्ल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि द रेशियो ऑफ द लाइन इंटीग्रल
of the vector field to the area enclosed by the path with the area टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, एरिया का हम क्या ले रहे हैं, बिल्कुल स्मॉल ले रहे हैं, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड एट द पोजिशन ऑफ द एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो उस एरिया एलिमेंट में अगर हम उसका कर्ल फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उसका जो मैक्सिमम सर्कुलेशन है और अपॉन में क्या हो जाएगा ds, जो जितना वो एरिया एलिमेंट वहाँ पे होगा। अब अगर हम उसकी बात करें डायरेक्शन की, ठीक है, तो डायरेक्शन है, सो इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि अगर हम इस प्लेन की बात करें तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, हमें एन कैप से हम शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन शो करूँ कर्ल की, सो द कर्ल ये हो गया एन कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट डी एस टेंस टू कितना हो जाएगा 0 एंड 1/ds, और ये क्या हो जाएगा सर्कुलेशन जो कि होगा लाइन इंटीग्रल, और ये कितना होगा मैक्सिमम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया कर्ल विद द डायरेक्शन। अब अगर हम बात करें कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट के अंदर कर्ल की, तो देखिए कि हमारे पास एक कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें कि देखिए u1 कर्व है, ठीक है, और ये u2 कर्व है, और ये ऊपर वाला क्या हो गया u3 कर्व हो गया। अब इसमें हमने क्या ले लिया, एक क्लोज लूप ले लिया जो कि क्या है OLMN। ठीक है, एक क्लोज लूप हो गया। देखिए, और यहाँ पे जो DL एलिमेंट है इनके हमने कर्व के दिखा रखे हैं, जो DL1 है वो क्या हो गया H1 DU1, और जो u2 की डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा H2 U2। देखिए कि हमने पहले इस प्लेन का लिया है, ठीक है, तो इसमें जो टोटल कर्व हो जाएगा वो कितना हो जाएगा OLMN। अब इस जो प्लेन है यहाँ पे जो सरफेस बन रही है इसके अंदर अगर हम किसी भी वेक्टर का सर्कुलेशन अगर हम निकालें तो वो किस प्रकार होगा, तो देखिए कि हमने माना कि कोई एक वेक्टर है A, लेट ए वेक्टर इज A। ठीक है, और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा u1 u2 एंड u3। ठीक है, और अगर इसको हम यहाँ पे रखें ओ पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे, मान लिया कि हमने यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ से, फिर हम एल आएंगे, एल से एम, फिर एम से एन, और एन से अगर हम ओ चलेंगे तो हमारे पूरा लूप क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमने डेफिनेशन में क्या देखा है, उसका लाइन इंटीग्रल देखा था हमने, तो हम क्या करेंगे कि ओ से एल का लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है, फिर एल से एम का लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर एम से एन का, फिर एन से ओ, तो उससे फिर हमें क्या मिल जाएगा टोटल इस पूरे एलिमेंट के अंदर उसका लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा। ठीक है, और उसको फिर हम उसमें डेफिनेशन में देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्ल मिल जाएगा। तो फर्स्ट अगर हम देखें कि देखिए यहाँ पे OL, ठीक है, और जो वेक्टर होता है वो हम क्या इसको डिनोट कर सकते हैं, वो क्या होता है A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 क्या। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे कि A1 क्या होगा यहाँ पे उस वेक्टर का कंपोनेंट होगा किसमें U1 की डायरेक्शन में, A2 क्या होगा U2 की डायरेक्शन में, और A3 क्या होगा U3 कर्व की डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा यहाँ पे उसका वेक्टर का कंपोनेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें OL लाइन के लिए, ठीक है, देखिए OL लेंथ के लिए अगर हम बात करें, सो दी लाइन इंटीग्रल फ्रॉम O टू L। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे,
कहाँ से कहाँ तक, ओ से एल तक, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा ए डॉट डी एल, है ना। तो देखिए कि अब यहाँ से ए जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, देखिए यू वन की डायरेक्शन में हमारे, तो कंपोनेंट कौन सा होगा, ए वन, ठीक है। तो ए वन हो गया कंपोनेंट। और डी एल जो एरिया जो लेंथ एलिमेंट है यहाँ का कितना होगा, एच वन डी यू वन होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एच वन डी यू वन। तो ये तो हो गया ओ से एल के लिए लाइन इंटीग्रल, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए कंपोनेंट हमारा क्या रहा था, ए वन रहा था, और उसका जो लाइन एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा, एच वन डी यू वन, ठीक है। तो यहाँ से लेके जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एच वन डी यू वन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखिए कि इसके ही पैरेलल जो लाइन है, देखिए कि ओ एल के पैरेलल क्या है, एम एन है। लेकिन देखिए यहाँ पे फ़र्क इस बात का है कि यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में तो हमने पॉजिटिव लिया था, लेकिन देखिए ये इस डायरेक्शन में तो टोटल क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल नेगेटिव आएगा, है ना। तो अगर हम नेक्स्ट फाइंड आउट करें लाइन इंटीग्रल फ्रॉम एम टू एन, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कि इंटीग्रेशन करेंगे हम एम से लेके एन तक, ठीक है। और ए डॉट डी एल। अब देखिए यहाँ पे कि ये तो वैसे तो अलोंग तो किसके है, यू वन के अलोंग है, तो कंपोनेंट तो क्या होगा, ए वन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो ए वन है यहाँ पे तो क्या है, ए वन है मैक्सिमम है, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ तक चल के आएगा ए वन, है ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ए वन में यहाँ पे चेंज आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए कि ए वन है, लेकिन ये यहाँ पे तो था पर अपना मैक्सिमम था, लेकिन यहाँ से जब ये यहाँ तक आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। और चेंज कैसे आएगा, क्योंकि ये देखिए कि ए वन तो है यू वन की डायरेक्शन में, लेकिन अब हम मूव किस में कर रहे हैं, यू टू की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और कितना मूव किया हमने, ये जो लेंथ है उतना मूव किया हमने, एच टू डी यू टू, है ना। तो इतना लेंथ अगर हम मूव करेंगे तो चेंज कितना आएगा उसमें, तो हम अगर हम निकालें, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइन इंटीग्रल इन द डायरेक्शन यू टू, है ना। तो यू टू डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो कितना होगा, देखिए कि डेल ये जो एरिया एलिमेंट था वो कितना हो जाएगा, वो चेंज होगा। और वो था कितना, ए वन एच वन डी यू वन, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा, देखो डी एल टू के रेस्पेक्ट में चेंज होगा ना, है ना। तो डी एल टू, या फिर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखूँ तो वो कितनी हो जाएगी, एच टू डेल यू टू। और कितनी वैल्यू तक चलाए थे, तो वो चला है डी एच टू डी यू टू, ठीक है। देखिए कि यहाँ से जो लाइन एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो एरिया जो जो लाइन एलिमेंट है वो उसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ, लेकिन कितने मैग्नीट्यूड तक चला, कितने वैल्यू तक चला, तो ये इतनी वैल्यू होगी, तो टोटल चेंज आ गया इतना। अब अगर जो लाइन इंटीग्रल है उसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो वो कितना हो जाएगा, सो दी लाइन इंटीग्रल फ्रॉम एम टू एन, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ, ठीक है। और देखिए पहले जो कितना था, ए वन एच वन डी यू वन, है ना, प्लस उसमें चेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ए वन एच वन डी यू वन अपॉन कितना हो जाएगा, एच टू डेल यू टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच टू डी यू टू। तो ये टोटल लाइन इंटीग्रल हो जाएगा एम टू एन का, है ना। ये इतना था कहाँ से कहाँ तक, ओ से एल तक, और एम से एन में क्या हो जाएगा, ये रहेगा, प्लस इसके अंदर जितना चेंज आया वो चेंज ऐड होगा इसमें, क्योंकि यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू टू की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यू टू की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो वो उसमें चेंज ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो और चेंज कितना हो रहा था, क्योंकि हम यू टू की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में यू टू कोऑर्डिनेट ही तो चेंज हो रहा है सिर्फ, तो उसके रेस्पेक्ट में चेंज हमने निकाला, कितनी वैल्यू तक चेंज होगा, तो वो हमने उसके साथ मल्टीपल कर दिया, तो ये टोटल चेंज आ गया, और ये चेंज हमने उसमें ऐड कर दिया, तो ये लाइन इंटीग्रल आ गया एम टू एन का। इसी प्रकार अगर हम देखें कि एन से ओ के बीच में, देखिए एन से ओ में अगर हम लाइन इंटीग्रल निकालें तो देखिए एन से ओ किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम नेगेटिव जा रहे हैं, ओ की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो सिमिलरली नाउ लाइन इंटीग्रल फ्रॉम एन टू ओ, ये कितना हो जाएगा, देखिए कि एन से ओ पे हम निकालेंगे, और ए डॉट
डी एल हो जाएगा। ठीक है, ए का कॉम्पोनेंट यू टू की डायरेक्शन में कितना होगा, ए टू होगा, है ना, और डी एल की वैल्यू कितनी है, एच टू डी यू टू, है ना, और नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो देखिए हम करो पे ही मूव करें ना यहाँ पे, तो इसका तो मैक्सिमम जो वैल्यू है उसकी वही रहेगी ए टू की, है ना। और अब देखिए कि सिमिलरली हम यहाँ से वापस जो हमने एल टू एम निकालेंगे, इसका ऑपोजिट है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव आएगा, और यहाँ से हम यू वन की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, चेंज उसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐड कितना होगा चेंज, वो हम देखते हैं। लाइन इंटीग्रल फ्रॉम एल टू एम, वो कितना हो जाएगा, एल से लेके एम तक जा रहे हैं हम, ए डॉट डी एल। ठीक है, और उसका अपोजिट रहेगा, यानी कि इसका नेगेटिव का अपोजिट वापस पॉजिटिव हो जाएगा, और वो बराबर होगा किसके, इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए था कितना, ए टू एच टू डी यू टू, है ना, इतना था इसमें, प्लस कितना हो जाएगा, डेल ए टू एच टू डी यू टू, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यू वन के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू वन की वैल्यू आ जाएगी, और कितना चेंज होगा, तो वो होगा एच वन डी यू वन, तो ये इसमें हो गया पॉजिटिव। देखिए ये जो नेगेटिव साइन आया था इसमें, वो तो आया था क्योंकि हम एन से ओ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे ओ से एल पे जाए गए थे हम, तो हमारा क्या था, पॉजिटिव आ गया था, और कितना आया था, ए वन एच वन डी वन। यहाँ से अगर हम यहाँ पे चलेंगे यू टू की डायरेक्शन में हम चले तो चेंज किसके रेस्पेक्ट में आया था, यू टू के रेस्पेक्ट में आया था। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ए टू के वेक्टर कंपोनेंट में चेंज आएगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में आएगा, यू वन के रेस्पेक्ट में, लेकिन और कितनी वैल्यू चले हम, एच वन डी यू वन। ठीक है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, एच वन डी यू वन से। तो देखिए यहाँ पे जो ए टू है उसका चेंज हमने निकाला है किसके रेस्पेक्ट में, यू वन के रेस्पेक्ट में, और कितना हम चले हैं टोटल, एच वन डी यू वन, तो ये हो गया टोटल एल से एम के लाइन इंटीग्रल में। अब अगर हम बात करें जो टोटल हमारा लाइन इंटीग्रल है ना, सो द टोटल लाइन इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड पाथ। ठीक है, जो टोटल क्लोज पाथ है वो कौन सा था, ओ एल एम एन, और वापस हम ओ पे आ गए थे, तो वो कितना होगा, टोटल होगा सम के, ऑल सम के बराबर होगा। सो द ए डॉट डी एल विल बी क्या होगा, जीरो से एल ए डॉट डी एल प्लस एल टू एम ए डॉट डी एल प्लस एम टू एन ए डॉट डी एल प्लस एन टू ओ ए डॉट डी एल। ठीक है, अब अगर हम इनमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू में पुट कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ए वन एच वन डी यू वन, इसकी वैल्यू आ गई, और एल से एम की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ए टू एच टू डी यू टू प्लस, देखिए यहाँ पे डेल ए टू एच टू डी यू टू अपॉन में कितना था, एच वन डेल यू वन एच वन डी यू वन, और यहाँ पे जो कि एम से एन कितना था, माइनस था, सो द नेगेटिव ए वन एच वन डी यू वन। ठीक है, और माइनस साइन को अगर अंदर रख लेंगे तो डेल ए वन एच वन डी यू वन अपॉन एच टू डेल यू टू एच टू डेल यू टू, और माइनस में कितना हो जाएगा, ए टू एच टू डी यू टू। ठीक है, तो यहाँ से जो टोटल इंटीग्रल आएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए कि ए वन डी यू वन से तो ए यू डी ए वन एच वन डी यू वन सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव गया, और ये से ये गया, और फिर बचा कितना, ये बचेगा डेल ए टू एच टू। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, एच वन से देखिए एच वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा डेल यू वन डी यू वन माइनस डेल ए वन एच वन डी यू वन अपॉन में एच टू से एच टू कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये हो जाएगा du2। अब देखिए कि हम जानते हैं कि u1 u2 u3 आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो मैं इस du2 को बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है, और इस du1 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ। तो ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या अंदर, A2H2 अपॉन डेल u1 माइनस डेल A2H1 अपॉन में डेल u2 और बाहर क्या बचेगा, डेल u1 du1 एंड du2। ठीक है। एंड अब अगर हम कर्ल की डेफिनेशन से देखें तो कर्ल क्या होगा कि जो लाइन इंटीग्रल है उसमें अगर हम किसका डिवाइड कर दें, उसका एरिया एलिमेंट का। सो द कर्ल, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल A1, ठीक है, तो इसको हम 1 नाम दे देते हैं। ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/ds A.dl के। ठीक है, अब देखिए A.dl की अगर वैल्यू पुट करूँ और ds निकालूँ मैं यहाँ पे, सो द कर्ल A1 इक्वल्स टू ds एरिया एलिमेंट। देखिए हम किस लाइन एलिमेंट की बात करें, इस लाइन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ds कितना होगा, इसके लिए देखिए ds बराबर कितना हो जाएगा, ये लाइन एलिमेंट, सो द dl1 इंटू क्या हो जाएगा, dl2, यानी कि ds कितना हो जाएगा, h1 h2 du1 du2। ठीक है, तो ये h1 du1 du2 ही हो गया। तो अब इस ds वैल्यू की हम पुट कर दें वहाँ पे, सो दी 1/h1 h2 du1 du2 और वैल्यू पुट कर दें डेल A2H2 अपॉन डेल u1 माइनस डेल A2H1 अपॉन डेल u2 और बाहर क्या है, du1 du2। ठीक है, तो du1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/h1 h2 और अंदर क्या बचेगा, डेल A2H2 अपॉन डेल u1 माइनस डेल A2H1 अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल u2। ठीक है, तो ये कर्ल आ गया, इस कर्ल का मैग्नीट्यूड आ गया उस एक सरफेस के लिए। ठीक है, अभी हमारे पास दो सरफेस और बनेगी। देखिए कि ये जो हमने एलिमेंट लिया था, ये जो सरफेस ली थी हमने इसके अलोंग ली थी। अब अगर हम एक और सरफेस बनाएंगे तो ये यहाँ पे बन सकती है सरफेस। ठीक है, और एक सरफेस कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे सरफेस बनेगी, है ना। इसको हमने 1 नाम दे दिया था, अगर इसको मैं 2 दे दूँ और इसको मैं 3 बोल दूँ, तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, सिमिलरली कर्ल फॉर सरफेस 2 एंड 3। ठीक है, तो 2 एंड 3 के लिए हम सेम प्रोसेस में करेंगे, उसमें हम लूप मानेंगे और फिर उनका सबका लाइन इंटीग्रल करेंगे और उनको हम ऐड करेंगे। तो जो कर्ल ऑफ 2 आएगा उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, कर्ल वो हो जाएगा 1/h3 h1। ठीक है, डेल A1H1 अपॉन डेल u3 माइनस डेल A3H3 अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल u1। ठीक है, और u3 के अलोंग कितना होगा, कर्ल A3 इक्वल्स हो जाएगा 1/h1 सॉरी h2 h3। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल A3H3 अपॉन डेल u2 माइनस डेल A2H2 अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल u3। ठीक है, और एक सेकंड यहाँ पे ये देखिए कि ये आएगा A1 है यहाँ पे, है ना, मैंने ऊपर से उसको A2 कर दिया, A1 A1। ठीक है, हाँ यहाँ तो A1 है। ठीक है, चलो,
तो देखिए कि अब हमारे पास तीनों सरफेसेस के लिए 3 कर्ल के कंपोनेंट आ चुके हैं। ठीक है, तीनों कर्ल के कंपोनेंट और उनके मैग्नीट्यूड आ चुके हैं। अगर मैं लिखूं टोटल कर्ल, सो द टोटल कर्ल, सो कर्ल ऑफ ए, इन तीनों कंपोनेंट को अगर मैं उनके वेक्टर के साथ ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि कर्ल ऑफ ए 1 इंटू ई वन कैप प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर ई टू कैप प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर 3 किसके अलॉन्ग होगा, ई थ्री कैप के। ठीक है, अब इनकी अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से अगर हम तीनों की तीनों सरफेसेस की अगर तीनों कर्ल की कंपोनेंट की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू ई वन कैप अपॉन एच वन एच टू एच थ्री, इस ई वन को मैं अंदर लिख लेता हूँ, 1 अपॉन एच वन एच टू एच थ्री अपॉन ई वन कैप एच वन डेल ए थ्री एच थ्री अपॉन डेल यू टू माइनस डेल ए टू एच टू अपॉन डेल यू थ्री। ठीक है, प्लस में ई टू कैप एच टू डेल ए वन एच वन अपॉन में क्या हो जाएगा डेल यू थ्री माइनस डेल ए थ्री एच थ्री अपॉन में क्या हो जाएगा डेल यू वन प्लस ई थ्री एच थ्री डेल ए टू एच टू अपॉन डेल यू वन माइनस डेल ए वन एच वन अपॉन में क्या हो जाएगा डेल यू टू। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा कर्ल। बेसिकली एक मैट्रिक्स का ओपन रूप है, अगर इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें वो इजी रहता है याद करना, है ना, उसको आप समझ भी इजीली सकते हो। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म कर्ल क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन एच वन एच टू एच थ्री, ये हो जाएगा ई वन कैप एच वन, और यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन डेल यू वन, और ये हो जाएगा ए वन एच वन, एंड यहाँ पे हो जाएगा ई टू कैप एच टू डेल अपॉन डेल यू टू ए टू एच टू एच थ्री, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल यू थ्री एंड ए थ्री एच थ्री। तो ये हो गया फाइनल कर्ल ऑफ ए। ठीक है, एंड ये कर्ल किसके इक्वल होता है, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए। अगर हम डेल ऑपरेटर का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, उसका कर्ल मिलेगा। और यहाँ पे डेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई वन कैप अपॉन एच वन डेल अपॉन डेल यू वन प्लस ई टू कैप अपॉन एच टू डेल अपॉन डेल यू टू प्लस ई थ्री कैप अपॉन एच थ्री डेल अपॉन डेल यू थ्री। ठीक है, अगर इस डेल ऑपरेटर का अगर हम गिवन जो वेक्टर है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर का कर्ल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई हो मेरे से, देखिए कि नोटेशन जो सरफेस की नोटेशंस है ना, एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि आपको यहाँ पे सरफेस के जो नोटेशंस है उसमें कन्फ्यूजन आएगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सरफेसेस के नोटेशन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इनको 1 2 3 दिया है, फिर बाद में उसमें चेंज हो गया होगा, है ना। तो लेकिन देखिएगा आप, जैसे यू थ्री है तो यू थ्री के अलोंग अगर ये सरफेस है तो ये क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एंड यू वन के अलोंग है ये सरफेस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एंड ये यू टू के है तो ये क्या हो जाएगी, यू टू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सरफेस है जो नोटेशन है वो इस हिसाब से लिए गए हैं 1 2 3। तो इस हिसाब से आपकी जो सरफेस के जो फाइनल कंपोनेंट बने थे वो हमने जो लिखा है वो इस हिसाब से बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, एंड ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग उसके कंपोनेंट जो सरफेस है वो डिनोट कर सकते हैं। ये सिर्फ नोटेशंस है, फाइनल जो होगा क्योंकि ये तीनों तो ऐड ही होने लास्ट में जाके, है ना। तो आप इसको 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, कैसे लिखो
तो ये सो क्या होता है कि बस आपको याद रखने में सिंपल होता है। जैसे कि 1 होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 H3 हो जाएगा, और ये H3 होगा, H3 हो जाएगा, तो आपको याद करने में आसानी होती है, इसलिए ये कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना, ठीक है। और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।